जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, मेरा नाम है विजय। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल विजया क्लासेस में। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार आज का टॉनिक आप लोग ले लीजिए, जिससे आप लोगों के बॉडी में एनर्जी आ जाए। ठीक है, तो वो क्या है कि हालात चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में जीत का नशा होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन लाइन है। अगर ये टॉनिक आप पी लिए तो अपने जीवन में वो कर आएंगे जिसकी आपने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया होगा। अपने माँ बाप के अगर सपनों को आपको पूरा करना है तो आपको तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये किसके लिए है? ये सिर्फ आलसियों के लिए। ठीक है, कि जो आए हैं यहाँ पे देखने, अभी 2 मिनट वीडियो देखेंगे फिर चले जाएंगे। कोई भी वीडियो देखो, किसी का भी देखो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ो। अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। ठीक है, अगर नहीं पूरा करना है तो उनको धोखा तो कम से कम मत दो। उनसे बोल दो साफ साफ कि हमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके, एक अंधविश्वास जिसे कहते हैं वो करके तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं कि तुम कभी न कभी उनके सपनों को पूरा ज़रूर करोगे, अपने सपनों को ज़रूर पूरा करोगे। ठीक है, तो चलो ज़्यादा बहस ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे संविधान का जो भाग 3 है। इससे पहले मैंने आपको 2 भाग बता चुका हूं और एक वीडियो में आप सभी लोगों को बताया हूं कि कैसे संविधान का क्या इतिहास था। ठीक है, फिर यही सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि तीसरा वीडियो लाऊं, और ये वीडियो एकदम रामबाण है। समझ लीजिए, आप पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, और देखने के बाद आप अगर प्रीवियस ईयर कोई भी संविधान का अगर पेपर उठा कर देखोगे, कोई भी कंपटीशन का कोई भी क्वेश्चन देखोगे, उसमें संविधान से क्वेश्चन रहेगा, तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखे जो मन से पढ़ना चाहते, जो कुछ करना चाहते आगे जाकर। ठीक है, और वो सभी लोग यहाँ से अभी से ही वापस चले जाएं जो सिर्फ क्या हंसी मजाक करने के लिए आए हुए हैं, और जिनको लगता है कि हाँ हम ऐसे ही आलस्य के साथ पढ़ाई कर लेंगे, तो बिल्कुल वो अभी से ही स्किप करके इस वीडियो को भगा कर देखें या फिर ना देखें। ठीक है, वो जाकर अपना मौज मस्ती करें। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में मौलिक अधिकार, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार हमें मिला हुआ है। अगर हम लोग भारत का संविधान देखेंगे तो बहुत ही इसको इतने अच्छे तरीके से बताया गया है, इसको इतनी अच्छी तरीके से एडजस्ट किया गया है कि आप लोग देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ हमारे मूल अधिकार क्या है, हमें क्या क्या करना चाहिए, कब हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा, हम लोग कहाँ पर जाकर उसकी अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में ही बताया था कि कुछ अनुच्छेद होते हैं। तो ये जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं, और इसी मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे, नैसर्गिक अधिकार। ठीक, तो ये नैसर्गिक अधिकार का क्या मतलब हुआ कि ये हमें जन्म के बाद मिलते हैं। ठीक है, और इसी मौलिक अधिकार को ही, यानी कि मूल अधिकार को ही क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, इसी को संविधान का क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। तो भाई देखो, तुम लोगों में 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे यहीं पर बने हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कभी भी कोई भी वीडियो देख लो उसमें ये बताया जाएगा हमेशा, कोई भी पेपर देख लो उसमें हमेशा ये बताया जाएगा या क्वेश्चन आया रहेगा संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो वो जान लो कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, वो कहते हैं मौलिक अधिकार को। ठीक है, मैग्ना कार्टा। ठीक, और इसी को नैसर्गिक अधिकार से भी कहा गया। या तो फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जो हमारे संविधान का मूल अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है USA के संविधान से। ठीक है, तो फिर इसके बाद इसमें देखो भाई, कहोगे कि 12 से लेकर कितने अनुच्छेद है, 35 तक। और मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है 14 से 18, 19 से 22, मतलब ऐसे करते करते टोटल 32 ही बताया, 35 तक तो बताया ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 12 और 13 2 गायब हो रहे हैं, मतलब 12 और 13। तो इन सब के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद 32 के बाद क्या आना चाहिए, 33, 34 और 35।
तो इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको याद करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे इमेजिन करा रहा हूँ आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आराम से। तो सबसे पहले देखिए, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, मतलब अनुच्छेद 12 क्या है, 13 क्या है, 14, 15, 16 ऐसे करते करते पूरा 35 तक। तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लास्ट तक बने रहना। फिर इसके बाद कोई प्रैक्टिस सेल सॉल्व करना, अगर नहीं होगा तो वीडियो डिसलाइक कर देना, चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, जो करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। तो टोटल कितने मौलिक अधिकार हमें मिले हुए हैं? 7, ठीक है। पहले कितने थे? 7 थे। तो यहाँ पर इसको हम लिखते हैं, पहले कितने थे? 7 मौलिक अधिकार हमारे थे, लेकिन अब कितने हैं? सिर्फ 6, ठीक है। और वो 6 में से मतलब कटा कौन सा है? ये वाला भाग इसमें से कटा है, यानी कि संपत्ति का अधिकार, ठीक। तो जब इसको हम आप लोगों को बताएंगे अनुच्छेद 31 या तो फिर 19 वाले का, तो उसमें बताएंगे कि ये कट कर गया कहाँ, क्यों काटा गया इसको, ठीक। तो सबसे पहले इसको देखिए, यही पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ठीक है। तो अनुच्छेद का ऑप्शन दिया रहेगा 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28। तो आपको ये टिक करना है जो सही है। तो इसको कैसे याद रखोगे? एक छोटी सी कहानी ऐसे समझो ना कि अंग्रेज़ थे, ठीक है। तो अंग्रेज़ों का जाहिर सी बात है शासन था। तो अंग्रेज़ जो शासन करना चाहते थे तो वो क्या किए कि उन्होंने दिमाग लगाया कि ऐसे तो भारतीय हमारा विरोध करते हैं, तो इनको झूठी में कहा जाए कि हम अंग्रेज, मतलब देखो बच्चों, ये आपको सिर्फ रिलेट करके याद करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि हम लोग और आप लोग, यानी कि भारतीय भी और हम भी, ये सभी लोग क्या है? आपस में समान है, ठीक है। जब समान बना लेंगे मतलब कि तब कोई विरोध करेगा ही नहीं इनका। तो जब विरोध नहीं करेगा तो ये अपने मन का जो मन करे वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया अंग्रेज़ों ने कि हम और आप एक दूसरे के भाई भाई हैं, एकदम समान है, ठीक है, समानता का अधिकार। तो ये सबसे पहले आ गया अनुच्छेद कितना से? 14 से 18 तक, ठीक। इसके बाद भी भारतीयों ने नहीं माना, उनका विरोध करना शुरू किया, मतलब विरोध हमेशा होता रहा। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि भाई आप समान भी तो थे ही, अब इसके बाद आप स्वतंत्र भी हैं, झूठी में कहा, ठीक है। तो भारतीय भाई मान लिए कि तभी भी नहीं माने कि हाँ हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि उस समय वास्तविक अब भारतीय इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि मान लेंगे उनके सिर्फ कहने से, ठीक है। तो यानी कि इतना तो बात आपको समझ में आई। सबसे पहले उन लोगों ने कौन सा अपना तरीका प्रस्तुत किया? सबसे पहले बोला कि आप लोग समान हैं, उसके बाद क्या बताया कि आप लोग स्वतंत्र हैं। अब स्वतंत्र के बाद भी नहीं माने, ठीक है, भारतीय उनका विरोध करते रहे। तब उन्होंने क्या कहा कि अब लगता है सीधी उंगली से घी जो है वो नहीं निकलेगा, हमें टेढ़ा करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया ना कि उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार देने के बाद क्या कहा? शोषण करने लगे, ठीक है। तो यानी कि देखिए, याद हो रहा है ना, सबसे पहले समान मतलब एक दूसरे को समान बनाया, अनुच्छेद 14 से 18। इसके बाद क्या बनाया उन्होंने? स्वतंत्र कर दिया कि हाँ भाई आप लोग स्वतंत्र हैं। फिर इसके बाद स्वतंत्र जैसे ही किया तो कुछ भारतीय तो खुश हो गए ना कि अब हम स्वतंत्र हैं। तो जैसे ही खुश हुए तो उनका क्या करने लगे? शोषण सब। तो अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद शोषण किस चीज़ पे करते थे? तो पहले और ये स्वतंत्रता किस चीज़ की दी है? ये धार्मिक स्वतंत्रता दिए थे, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता कब आ जाएगी? 25 से लेकर 28 तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब देखें कि सभी लोग धार्मिक पूजा पाठ में, नमाज में, सभी चीज़ों में मस्त हो गए हैं। तो उनको लगा कि आखिर में ये सभी मतलब अंग्रेज़ सभी तो खराब नहीं थे, कुछ तो अच्छे थे। तो उनको लगा कि इनको भाई शिक्षा और संस्कृति भी अपनी बतानी चाहिए, ठीक है। तो इन लोगों ने कहा कुछ भाई पढ़ा करो, उसमें जाकर मंदिर में जाते हो, मदरसे में मस्जिद में जाते हो तो कुछ वहाँ पर पढ़ा करो, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई शिक्षा और संस्कृति का भी इनको अधिकार दे दिया जाए। उसके बाद अगर पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ कमाओगे ही, ठीक। तो कमाओगे तो आपके पास संपत्ति होगी, तो संपत्ति का अधिकार किस में आ जाएगा? 31 में, ठीक। इन सब का जो उपचार है, मतलब अब लास्ट में किसी का भी क्या होता है? उपचार होता है, ठीक।
तो अब संविधान है तो संवैधानिक तरीके से ना उपचार होगा, इसमें थोड़ा नहीं कि मरहम पट्टी कर दिए। तो संवैधानिक जो उपचार का अधिकार है ये अनुच्छेद 32 में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 32 क्या है, ये पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कहानी की तरह है, अगर इसको एक बार अपने दिमाग में आंख बंद करके बना लोगे तो आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या किए थे बताओ सभी लोग, समान, मतलब कि आप सभी लोग समान हैं। इसके बाद भी नहीं विरोध रुका तो फिर कहें आप लोग स्वतंत्र हैं। उसके बाद भी नहीं विरोध रुका तो उन लोगों ने शोषण करना शुरू कर दिया। शोषण करने के बाद क्या किया, धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब आप लोग धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं। उसके बाद क्या किया कि शिक्षा संस्कृति का अधिकार दे दिया। उसके बाद अब पैसा कमाने लगे तो फिर संपत्ति का अधिकार दे दिया। फिर इसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक। तो आई होप कि इतना आप लोगों को ये सब बात क्लियर हुई होगी। एक छोटी सी आउटलाइन है, ठीक है। अभी हम एक एक आर्टिकल के बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे, ठीक। तो इरेज कर दे इसका, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, रियल बता रहे जो आप सब लोगों से बताया हमने कि ये वीडियो मतलब आप लोग अगर देख लिए एक बार तो कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, रेलवे का हो, एसएससी का हो, यूपीएसआई हो, मतलब कोई भी एसआई हो, अगर क्वेश्चन वो पूछेगा संविधान, अगर उसमें टॉपिक है भाई राजनीति टॉपिक है तो आप लोगों से यही ना क्वेश्चन पूछेगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग देख लीजिए कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम लोग चलिए इसमें देखेंगे अभी इसको एक बार इरेज कर दे अच्छे से। ठीक, अब चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे हम लोग, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 12। तो 12 में क्या कहा गया ना, इस मूल अधिकार, मौलिक अधिकार को ही क्या कहते हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार की सिर्फ परिभाषा बताई गई है, ठीक है। मूल अधिकार की परिभाषा, ठीक, मतलब मूल अधिकार किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे अनुच्छेद किसमें, 13 में, ठीक। अनुच्छेद 13 में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कुछ मतलब जानते ही ये सभी लोग नेतागिरी करने चले आते हैं, जानते हैं नहीं, अपना मूल अधिकार नहीं जानेंगे, ठीक है। और फिर पुलिस लाठी चार्ज करेगी तो कहेंगे कि पुलिस की गलती, पुलिस मुर्दाबाद कहेंगे, ठीक। तो देखिए क्या होता है ना कि देखते हैं सड़क पे लोग पुतला उतला जलाते हैं, फिर आप लोग जलाइए, ये आपको अधिकार है, ठीक है। ये तो अनुच्छेद 19 जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, उसमें अनुच्छेद 19 के पहले में ही है कि आप पुतला जला सकते हैं, झंडा लहरा सकते हैं, लेकिन आप तभी तक स्वतंत्र हैं, मतलब आप तभी तक ये सब काम कर सकते हैं जिससे किसी दूसरे का अधिकार ना प्रभावित हो। अब पूरा सड़क घेर के बैठ जाएंगे तो सड़क पे आने जाने वाले को तो दिक्कत होगी ना। तो आप यही जो अनुच्छेद 13 करता है कि आप जो हमारा मूल अधिकार है वो तभी तक लागू रहता है जब तक किसी दूसरे के मूल अधिकार को परेशानी ना हो, ठीक है। मतलब दूसरे का मूल अधिकार उससे प्रभावित ना हो। तो यही कहता है कौन सा आर्टिकल, 13, ठीक। तो ये क्या कहता है इसमें लिख देते हैं हम, यदि हमारे मूल अधिकार दूसरे व्यक्ति के मूल अधिकार को प्रभावित करें तो उन पे रोक लगाया जा सकता है। उन पे का मतलब किस पे, हमारे पे, ठीक है। उन पे रोक लगाया जा सकता है। तो यही है कि आप अगर सड़क पे कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर उससे किसी दूसरे को परेशानी हो रही तो उसमें आपका मूल अधिकार वहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अनुच्छेद 14 से 18। बताइए 14 से 18 सबसे पहले क्या था, समान। अंग्रेजों ने क्या किया था, समान कर दिया था, तो समानता का अधिकार, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं। देखें ना आप लोग 12 और 13 में कुछ खास है नहीं। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है वो किस में है, अनुच्छेद
14 से, ठीक है। तो इसको एक बार इरेज कर दे अच्छे से। वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को सभी चीज़ें फाइनल होंगी, क्लियर होंगी, ठीक है। और गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपको मतलब दूसरा कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया आपको। और ये पूरी सीरीज हमारी चल रही है, पूरे संविधान, पूरी पॉलिटिक्स की, तो आप लोग इसको सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक। तो आते हम लोग किस पे, अनुच्छेद 14 पे, ठीक है, जो कि क्या है, समानता का अधिकार देता है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले ये कहा गया है ना कि विधि के समक्ष, मतलब विधि का मतलब इस संविधान के आगे, ठीक, ये संविधान सबके लिए एक तरीके से। अब ऐसा नहीं कि आप नेता हैं, आप मंत्री हैं तो आपके लिए अलग कानून होगा, जो मतलब लोकल आदमी है उसके लिए अलग कानून होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून सबके लिए बराबर है, मतलब कानून जो है सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, ये भी पूछता है, ठीक है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। और फिर ये संरक्षण की व्यवस्था, अगर मान लीजिए इस कानून के संरक्षण की व्यवस्था हम लोग देखें, कानून के संरक्षण, एक सेकेंड ये वाला इरेज कर दें, की व्यवस्था, ठीक। तो इसको कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है। देखिए यहाँ पे 2 देशों से लिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। तो कानून सबके लिए बराबर है, यानी कि विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14, तो ये कहाँ से लिया गया है भाई, ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन संरक्षण की व्यवस्था, ये कहाँ, इसी कानून के संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग अनुच्छेद 15 पर, ठीक है। आर्टिकल 15 पर तो मूवी भी बनी होगी, आई होप कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको जानते भी होंगे, ठीक है। तो इसमें दिया है कि जातीय, एक सेकेंड इसको लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, जाति, धर्म, लिंग, ठीक, जन्म स्थान, के आधार पर, थोड़ा सा आज लिखने में प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, आप समझ जाइएगा इसको, के आधार पर सरकार, मतलब सार्वजनिक स्थान। सार्वजनिक स्थान क्या होता है, जैसे कोई भी सरकारी काम होता है उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जबकि ऐसा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो जबकि ऐसा होता नहीं है, देखिए यही हमारे संविधान को अगर मानने वाले सभी लोग रहेंगे, देखिए कितना फ्लेक्सिबिलिटी से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो जैसे कुछ देखते हैं कि कोई भी, जैसे मान लीजिए कि कोई विभाग हुआ, उसमें कुछ निम्न जाति उच्च जाति के सभी लोग रहते हैं, लेकिन मेनली अभी भारत में वो सिस्टम बना नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो नीचे हैं उनको ज़रूर से दबाया जाता है। तो अपने इस वैल्यू को समझे कि ये उनका क्या है, मौलिक अधिकार है, जो कि संविधान उनको दिया हुआ है, ठीक है। इसके खिलाफ वो कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और किस अनुच्छेद के तहत जाएंगे वो इसी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जाति, अनुच्छेद 15 क्या करता है, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, आप कोई भी जाति के हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी लिंग हो आपका, आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी कास्ट के हो, सभी
ठीक है, आपको सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 15 है। इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं कौन सा, अनुच्छेद 16। ठीक, तो इसको इरेज कर दें। वीडियो को आप अगर पूरा देखेंगे ना बच्चों, तो गारंटी है कि आपको कोई दूसरा मतलब सीरीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और परीक्षा वाले तो मान लीजिए देख ही रहे हैं, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो मतलब जिसको परीक्षा नहीं भी देनी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो। क्योंकि भाई अगर आप आज नहीं तो कल समाज में रहेंगे, तो आप अपने मूल अधिकार को जब नहीं जानेंगे तो आप किसके समक्ष आप अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, कैसे करेंगे। तो हमेशा दबे हैं तो आपको हमेशा दबाया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने उस वैल्यू को समझिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, अनुच्छेद 16 पे। ठीक, तो ये क्या कहता है कि लोक निर्वाचन। ठीक, तो लोक निर्वाचन का मतलब ये मत समझिए कि लोगों का चुनाव होगा, ऐसा कुछ नहीं। जैसे सरकारी नौकरी होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, सरकारी नौकरी में। ठीक, तो इसमें पिछड़े वर्ग जो है, लोक निर्वाचन में कौन है, पिछड़े वर्ग, मतलब ओबीसी वाले, कि कुछ समय के लिए इनको आरक्षण दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग को या पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा। ठीक है, मतलब ओबीसी वालों को भी छूट दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अनुच्छेद 17, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए सभी है। ठीक है, पेपर उठा के जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आया है कि नहीं। ठीक है, और जो भी अगर आपको बात नहीं समझ में आती है या जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उस पर कमेंट आप ज़रूर कीजिए हमें। अस्पृश्यता, ठीक, मतलब छुआछूत का अंत। ठीक है, कि कोई ज़्यादा मतलब कि ऐसा हो कि ज़्यादा उच्च कैटेगरी का हो, कोई निम्न कैटेगरी का हो। ठीक है, उच्ची जाति नीची जाति में जो भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, उसको अंत किया जाता है। ठीक है, किसके तहत, अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 18, तो ये क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक, इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप कोई अगर स्पेशल टाइटल लिए हुए हैं, जैसे कोई आपको कोई स्पेशल टाइटल दिया है, उपाधि दिया है, तो आप अगर कोई गलत काम करते हैं तो वो आपकी टाइटल को छीना जा सकता है। लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं जैसे शिक्षा, सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ये सभी आप लोग आराम से मतलब रख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर इसके बाद विदेशी अगर कोई आपको टाइटल मिला हुआ है तो उसको आपको राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेना पड़ेगा, फिर आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कितना आपको समझ में आएगा। जल्दी से इसको रिवीजन मारिए। 14 में क्या था, विधि के समक्ष समानता, सबके लिए कानून क्या है, समान है। फिर इसके बाद उसको कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, और उस कानून के संरक्षण की व्यवस्था कहाँ से की गई है, अमेरिका से की गई है। अनुच्छेद 15 में क्या था, जाति धर्म लिंग जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद 16 में क्या है, लोक निर्वाचन, ये देख ही सकते हैं कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण दिया गया है। 17 में क्या अस्पृश्यता है, और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, अब लो 18 तक खत्म हो गया, अब आएगा 19, तो 19 से 22 तक किसमें बताइए। पहले तो समान किए थे अंग्रेज, समान के बाद उन्होंने क्या कर दिया था, स्वतंत्र। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, और ये कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये संविधान की रीढ़ है।
ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है पूरे संविधान की रीढ़ कौन सी है, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार यानी 19 से 22 तक है, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, ठीक। तो 19 में भी टोटल कितने प्रकार की, 7 प्रकार की आपको स्वतंत्रता दी गई है। मतलब 19 का कौन सा, क ख ग घ ऐसे करके, ठीक है। या तो फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे 19 का जो पहला है, ठीक। तो इसमें क्या दिया गया है ना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, बोलने की आपको स्वतंत्रता दिया गया, आप झंडा लहरा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभिव्यक्ति। अब छोटा छोटा थोड़ा लिख रहे हैं ना, अगर बड़ा लिखेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा होता जाएगा। आप सभी लोग पेन कापी लेकर बैठिए, तो उसमें आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक। और किस चीज़ की है, झंडा लहराने की है, ठीक। पुतला जलाने की, पुतला जलाने की आपको स्वतंत्रता है। प्रेस की, आरटीआई की स्वतंत्रता है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रेस मतलब क्या, वही मीडिया, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, 19 का, इसी 19 का दूसरा वाला, ठीक है। तो 19 के दूसरे वाले में हम लोग क्या देखेंगे कि बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। आप मतलब हथियार लेके अब जाएंगे, कभी मान लीजिए कोई सभा करने, कोई बहस हो गई तो उसमें अनहोनी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो देख रहे हैं ना, संविधान में पहले से ही ये सभी चीज़ें फिक्स है, ठीक। तो क्या है, बिना हथियार सभा आप लोग कर सकते हैं, ठीक। फिर तीसरा इसमें हम लोग देखेंगे, तीसरा वाला कौन सा है, इसमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। जैसे आप सभी लोग देखते होंगे अपने अगल बगल बहुत सारे संगठन जो है बने रहते हैं लोक कल्याण के लिए, ठीक है। तो आप बना सकते हैं। तो आपको कौन इजाज़त देता है, अनुच्छेद 19 का कौन सा, तीसरा, ठीक। तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता, ठीक। फिर इसके बाद चौथा हम लोग देखेंगे, इसी का कौन सा, चौथा वाला। तो इसका चौथा क्या कहता है ना कि बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। आप कहीं पे भी जाकर घूम सकते हैं, ठीक है, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, ठीक। फिर इसके बाद इसे हम लोग देखेंगे कौन सा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका पाँचवा। तो पाँचवा में क्या कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जाकर वहाँ पर बस सकते हैं, ठीक है। तो भारत के किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। आप देखते भी होंगे कि कोई एक राज्य में रहता है, जैसे कोई गुजरात में रहता है तो वो जाकर पंजाब में जाकर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्वतंत्रता। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो कौन सा है, ये है 6। लेकिन 6 तो अब रहा ही नहीं, देखिए बता रहे हैं इसको। 6 क्या है, संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, ये अब नहीं है, ये पहले था, ठीक है। तो अब इसको हटाने के लिए कौन सा जैसे मतलब क्यों हटाने की ज़रूरत पड़ी उसको एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए सरकार कहीं से रेलवे ले जाना चाहती है, सड़क बनाना चाहती है, ठीक है। तो उसमें किसी का मान लीजिए ज़मीन आ गया, अब चाहता है सरकार, चाहिए ज़मीन सड़क बनाने के लिए, लेकिन वो आदमी ना बेचना चाहे, वो कहेगा नहीं भाई हमारा मौलिक अधिकार है, हम नहीं देंगे, तो सड़क घुमाना पड़ेगा ना, बार बार समस्या आएगी, रेलवे घुमाना पड़ेगा उसके खेत से, मतलब। तो इसीलिए क्या किया गया, इसको हटा दिया गया और इसको उठा के फेंक दिया गया कहाँ पे, अनुच्छेद 300 के क में, ठीक है। और कौन तब फेंका जाएगा, तो भाई कोई संविधान का संशोधन न किया जाएगा, तो कौन सा संविधान का संशोधन है, वो है 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, ठीक है।
44वां संविधान संशोधन, ठीक। और कब किया गया? 1978 में, ठीक है। कब किया गया इसको? 1978 में। इस संपत्ति का अधिकार अब संपत्ति का अधिकार नहीं रहा, अभी कौन सा अधिकार बन गया? कानूनी अधिकार, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में 7वां, ठीक है। तो समझ में आया कि देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए हमारा पहले जो मूल अधिकार है वो कितने हैं? 7 थे, लेकिन अब 6 है। इसी तरीके से इस अनुच्छेद में भी कितने थे? 7 थे, लेकिन अब कितने हैं? 6 है, ठीक है। इसमें से भी संपत्ति का अधिकार निकाला गया है, और हम जो मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं उसमें से भी जो है संपत्ति का अधिकार निकाला जाएगा, ठीक है। तो अब अंतर क्या होगा कि यहाँ पे भी संपत्ति का अधिकार है, और जब पढ़ाएंगे आपको 31, तो 31 में भी संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है वो हमें जानना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो अनुच्छेद 21 है उसमें पैतृक संपत्ति है, मतलब जो पिता के द्वारा मिलती रहती है, और इसमें जो आप खुद खरीदते हैं कमा कर, ठीक है, वो वाली संपत्ति। तो फिर इसके बाद इसका कितना हो गया? 6 हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका 7वां, ठीक है। तो इसको इरेज करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप सभी लोग। ठीक, इतना में हो जाएगा। इसी का कौन सा? 7वां। एक सेकेंड, तो 7वां क्या कहता है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। व्यवसाय करने की एक सेकेंड, स्वतंत्रता, ठीक, कि मतलब आप भारत में रहकर बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद कहाँ तक? 19 तक। अब हम लोग किस पे आएंगे? अनुच्छेद 20 पर, ठीक है, कि अनुच्छेद 20 क्या कहता है। 20 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 21 भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट देखिए सब है, पूरा आज का पूरा लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये लेक्चर को आप लोग नोट करते रहिएगा कहीं ना कहीं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट करते रहेंगे, जिससे आप लोगों को बाद में सिर्फ रिवीजन करना पड़े, ठीक है। अगर आप नहीं नोट करते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोबारा इस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा एक बार फॉरवर्ड करके, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। फिर हम लोग आते हैं अनुच्छेद किस पर? 20 पर, ठीक। तो ये 20 क्या कहता है ना कि ये इसमें 3 प्रकार की जो है छूट दी गई है, ठीक है, 3 प्रकार की आज़ादी दी गई है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो वो कैसे 3 प्रकार है? देखिए इसका जो पहला वाला प्रकार है उसमें एक गलती की एक सज़ा। जैसे अब ये नहीं कि कोई आदमी मान लीजिए चोरी कर ले तो उसको चोरी करने के मतलब मारने की भी सज़ा मिल जाए, जेल की भी मिल जाए, फांसी की भी मिल जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसको सिर्फ एक ही सज़ा मिलनी चाहिए। तो इसमें क्या है? एक अगर कोई गलती करेगा, ठीक, एक सेकेंड, यहाँ गत्तरली लिखा गया, एक गलती एक सज़ा मिलेगी उसको, ठीक है। ये जानना देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी का दूसरा। तो दूसरा वाले में क्या कहा गया है ना कि अब मान लीजिए जब वो गलती करता है जिस साल, उसमें जो सज़ा का प्रावधान रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई चोरी किया है, कोई हत्या किया, ठीक है, तो उसको जो उस टाइम संविधान में या फिर उसके नियम कानून में जो सज़ा का प्रावधान रहेगा तो उसी के हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी, जब भी मिले, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जब भी मिलना हो। और पता चला कि अभी उसने सज़ा कर दिया, ठीक है, कोई गुनाह कर दिया, फिर गया जेल में, फिर 4 साल बाद वो नियम बदल गया कि भाई नहीं, अब फांसी नहीं करना है, उसको चौराहे पे गोली मार देना है, ठीक है। तो उसको गोली नहीं मारी जाएगी, ठीक है। गोली किसको मारी जाएगी? जो अब ये नियम बनने के बाद जो सज़ा करेगा,
ठीक है। तो यही कहा गया है 20 वाले के दूसरे में कि उस जो सज़ा है वो उसी टाइम के हिसाब से देनी चाहिए जिस टाइम उसने अपराध किया है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो ये वाला समझ में आया। अब इतना बड़ा लिखने में क्या होगा कि ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बस शॉर्टकट में लिख देते हैं क्या कि सज़ा उसी समय, ठीक है। इतना में आप लोग समझ जाइएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्या कहता है ना कि भाई अगर किसी कैदी को सज़ा हो गई है तभी भी उसको संरक्षण दिया जाएगा। आप लोग देखते हैं ना कि किसी भी कैदी को अगर कोई सज़ा मिलती है, अगर वो जेल में रहता है, अगर वो फांसी में लटकाए जाने वाला रहता है, तब तक मतलब उसको क्या किया जाता है, हर तरीके से उसको सुरक्षित रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी आदमी को फांसी की सज़ा होने वाली है तो उसको छोड़ दे बस जनता के बीच में, वो ऐसे ही मार के मुँह आ देगी उसको, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है, ठीक, कि सज़ा मिलने के बाद भी कैदी का संरक्षण। तो सज़ा के बाद कैदी का संरक्षण। तो इतना बात समझ में आई आपको। तो 20वां वाले में 3 प्रकार का। फिर इसके बाद इसी में ये भी कहा गया है ना कि कोई भी जो अपराधी है वो तब तक अपराधी नहीं साबित होता है जब तक उसको कोर्ट ना कह दे। कोर्ट उसको अगर दोषी दे दी, ठीक है, तब वो उसको अपराधी माना जाएगा। आपके कहने से वो अपराधी नहीं बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसी में आते हैं, अब आते हैं अनुच्छेद 21 पर, ठीक है। तो 20 समझ में आया आप सभी लोगों को। देखिए वीडियो ज़रूर लंबा है लेकिन आप लोग आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, तो इस वीडियो को पूरा देखकर इससे क्वेश्चन लगाइए। ये नहीं कि देखने के बाद सो जाएं बस घर पे जाके, ठीक है। आराम से मोबाइल बंद किए फिर इसके बाद गाना सुनने लगे, ऐसा कुछ नहीं। आप इसको देखिए तो इसको याद भी कीजिए, याद तो करना नहीं है, बस इससे प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, अनुच्छेद 21, ठीक। इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। भाई देखिए इसका क्या मतलब हुआ, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। मतलब आप सभी लोग ना कि अपने तो मान लीजिए संरक्षित रह ही सकते हैं, अपने भी देखते हैं ना कि अगर कोई आत्महत्या करने का प्रयास करता है, अगर वो बच भी जाता है तभी भी उसको सज़ा मिलती है, ठीक है। क्योंकि भाई भारत का जो सरकार है, भारत का जो संविधान है, वो आपको ये इजाज़त नहीं देता है कि आप अपनी भी जान खुद से ले या तो फिर आप दूसरे की जान ले। तो जैसे मान लीजिए हम लोग इसी के दौरान ना, इसीलिए हम लोगों के बाइक का चालान कटता है। अब वो कैसे कटता है, जैसे मान लीजिए आपकी बाइक का प्रदूषण, आपने लाइसेंस नहीं बनवाया है, जो प्रदूषण का कागज़ होता है, तो आपका जो वो गाड़ी रहेगी वो क्या होगी कि उसको ये मान लिया जाएगा कि ये ज़्यादा धुआं दे रही है, ज़्यादा प्रदूषण दे रही है, ठीक है। तो इसीलिए आपका वहाँ पर चालान काटा जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि आप धुआं पर्यावरण में छोड़कर किसी दूसरे जीव के जान को क्या कर रहे हैं, खतरा डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए पुलिस चालान काटती है। फिर इसके बाद हम लोग इसी में देखिए क्या होता है ना, गोपनीयता का मतलब आप किसी भी चीज़ की गोपनीयता लिख भी देते हैं, गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी, ठीक। अगर आप अपनी कोई भी प्राइवेसी रखते हैं तो उसको आप बिल्कुल रखिए, ठीक है। जब तक आपका ये क्या है, मौलिक अधिकार है। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्या है कि अनुच्छेद जो 20 है, अनुच्छेद 21 हो, इसको आपातकालीन भले से ही लगेगा तो उसमें जो है ना कि इसको नहीं रोका जाएगा। बाकी सभी मौलिक अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए इमरजेंसी, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, अगर आप जाएंगे कहीं घूमने लगेंगे, कहेंगे नहीं भाई कहीं पे भी भारत में घूम सकते हैं, हमारा मौलिक अधिकार है, तो ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब इस मौलिक अधिकार में भी आपको संकुचित किया जा सकता है, लेकिन आपका जो अनुच्छेद 20 है और कौन सा है 21, इसमें आपकी किसी प्रकार के इसको किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इसी 21 के क में, अनुच्छेद 21 का क, ठीक। तो इसमें क्या जोड़ा गया है ना, इसमें जोड़ा गया है कि 6 से 14
6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, यानी कि कोई भी बच्चा जो अगर मान लीजिए 6 साल तक, क्या होता है कि 6 साल से पहले क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि उसके स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है तब उसको। ठीक है, पोषण आहार वगैरह दिए जाते हैं उसको। लेकिन 6 से 14 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसको जो है प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क सभी चीज़ें उपलब्ध कराती है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको जो जोड़ा गया है, ये कब जोड़ा गया है? 86वां। अब इसको जोड़ा जाएगा तो इसके लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। तो कौन सा संशोधन है? 86वां। ठीक है, और ये कब जोड़ा गया? सन 2002 में। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 22 पे। ठीक है, तो इसको मेरेज कर दे एक बार। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजा कीजिए। ठीक है, जिससे वो भी सीखें, अपने मौलिक अधिकार को जानें, अपने मूल अधिकार को जानें और समाज में अपनी पहचान कर सकें। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग किस पे आएंगे? अनुच्छेद 22 पे। अब 22 क्या कहता है ना कि ये देखिए, गिरफ्तारी, जैसे मान लीजिए कोई आपको गिरफ्तार कर लिया बिना कुछ बताए हुए। ठीक है, तो अगर गिरफ्तार आदमी कर सकता है, पुलिस का ये अधिकार होता है। ठीक है, तो अगर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया है तो आपको सिर्फ वो 24 घंटे ही बैठाई रह सकती है। कितने घंटे? 24 घंटे। ठीक, 24 घंटे के अंदर उसको आपको कहाँ पेश करना पड़ेगा? न्यायालय में। ठीक, तो न्यायालय में आपको सशरीर, मतलब कि आपको शरीर के साथ, अब ऐसा नहीं कि आपको बंद यहीं पे किया है और जाके न्यायालय में अपने बता दे कि हाँ मैंने इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है, अगर 24 घंटे के बाद भी अगर पुलिस आपको पकड़े रहती है और न्यायालय में नहीं ले जाती है तो आप इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना पड़ेगा कि हाँ भैया आपको मैं इस जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूँ, आपको ये पूछना ये अधिकार है, देख लीजिए। ठीक है, और उसको 24 घंटे के भीतर कहाँ पेश करना पड़ेगा? न्यायालय में। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद आ जाएगा आर्टिकल 23। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का स्वतंत्रता का अधिकार मतलब 22 तक खत्म हो जाता है। अब इसके बाद स्वतंत्र करने के बाद क्या किए थे सभी? बताइए जल्दी। शोषण, यही ना? तो 23 और 24 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। लिख भी देते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक, तो ये कौन से में आएगा? ये आएगा अनुच्छेद 23 और 24 में। ठीक है, तो 23 में ये कहा गया है, अच्छा 23 लिख भी दें, अनुच्छेद 23 में ये कहा गया है ना कि कोई भी मतलब बालक श्रम, आप जबरदस्ती किसी से श्रम नहीं करा सकते, मजदूरी नहीं करा सकते। ठीक है, मतलब कि आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते हैं। बेगारी का मतलब ये हुआ कि उससे अगर काम कराएं और इसको उस काम के लिए पैसा ना दे, तो ये आपके संविधान में बिल्कुल देखिए इस चीज़ को कहा गया कि आपसे अगर कोई बेगारी कराता है, मतलब काम करा के पैसा नहीं देता है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, और ये किस आर्टिकल के तहत उठाएंगे वो तो बताएंगे, अनुच्छेद 32 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद लेकिन सरकार इसी के 23 के ख में, मतलब 23 के इसके सेकंड में कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर इमरजेंसी लगी हुई है, सरकार ने कोई देश में इमरजेंसी लगाया हुआ है आपातकालीन अवस्था में, तब आपसे सरकार ये सब काम करा सकती है। ठीक है, तो मतलब अगर मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, जैसे आपकी ड्यूटी कुछ और करने की है। ठीक है, मान लीजिए आप टिकट पे आप काउंटर पे टिकट काटते हैं, तो आपको चुनाव में भी भेज सकती है, मतलब कहीं पर भी कुछ भी काम आपसे करा सकती है। ठीक है, और उसके लिए वो वेतन नहीं भी दे सकती। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं किसमें? अनुच्छेद 24 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 ये कहता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब बाल नियोजन पर प्रतिबंध। अच्छा लिख भी दे रहे हैं। ठीक है, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। ठीक, तो बाल नियोजन पर प्रतिबंध क्या कहता है कि 14 से कम साल, जिसकी उम्र कितनी हो, 14 से कम,
तो उसको आप किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। खतरनाक काम का मतलब क्या हुआ, जैसे आप फैक्ट्री में उसको नहीं काम करा सकते हैं, ठीक है, और उसको पटाखा उद्योग जैसे हुआ, ये सभी खतरनाक काम है ना, तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं करा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया 24 तक। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे किस पर, 25। तो 25 से लेकर 28 तक क्या था, शोषण करने के बाद कौन सी स्वतंत्रता मिली थी, धार्मिक स्वतंत्रता, है ना। कौन सी मिली थी, धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसको रुकिए, अभी हम लिख भी दे रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। तो इसमें क्या बताया गया है ना कि अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक है ये भी देख लें, 25 से लेकर 28 तक, ठीक। तो इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले कौन सा, अनुच्छेद 25 को, ठीक। तो अनुच्छेद 25 में ये बताया गया है कि आप अंतःकरण कर सकते हैं किसी भी धर्म का। देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है, इसका मतलब बता रहे हैं, धर्म का अंतःकरण, मतलब आप किस, अंतःकरण शब्द बहुत बड़ा रोल रखता है अपने आप में, ठीक है। कैसे रखता है कि ये कहता है कि आप मन ही मन आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन आप रूपांतरण नहीं कर सकते, ठीक है, धर्मांतरण नहीं कर सकते, मतलब धर्म को बदल कर दूसरे धर्म में नहीं जा सकते ज़बरदस्ती, ठीक है। अंतःकरण आपको अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ पसंद है, मान लीजिए कि हम हिंदू धर्म के हैं तो हमें मुस्लिम धर्म का कुछ पसंद है, कोई गीत पसंद है, कोई अजान पसंद है, आप उसको गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई त्यौहार पसंद है आप मना सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप हिंदुओं का भी कोई त्यौहार मना सकते हैं, ठीक है, मतलब लेकिन मन ही मन में, लेकिन आप धर्मांतरण आपसे ज़बरदस्ती कोई नहीं करा सकता है, ठीक है। और इसी के तहत जो है ना कि आप सिखों को जो है कृपाण मतलब तलवार रखने का अधिकार है। फिर इसी के अंतर्गत मुस्लिम क्या करते हैं, दाढ़ी रखते हैं, और हिंदू धर्म के लोग टीका लगाते हैं, ठीक है। तो ये सभी करने के लिए आप आज़ाद हैं। आपको कौन सा अधिकार, कौन सा अनुच्छेद ये बताता है, ये बताता है अनुच्छेद 25, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं अनुच्छेद 26 में। तो 26 में देखेंगे क्या है ना कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब आप क्या कर सकते हैं कि सड़क पर मान लीजिए अजान कर सकते हैं, सड़क पे अजान जो होती है, नमाज होती है, वो आप कर सकते हैं। सड़क पे आप पंडाल लगा सकते हैं, और लगता भी है दुर्गा पूजा में, दीपावली में, ठीक है। और फिर यज्ञ कर सकते हैं, सड़क पर आप होली खेल सकते हैं, मतलब ये सभी चीज़ों के जो सामूहिक रूप से किसी धर्म वाले हैं, ये सामूहिक स्थान पर आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ही समय के लिए होगा, कुछ ही दिन के लिए। तो ये आपका संविधान आपको इजाज़त देता है, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 26। अगर इसमें आपको कोई रोकता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके खिलाफ कार्रवाई कहाँ से कैसे करेंगे तो वो हम बताएंगे आपको आर्टिकल 32 में, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 27, ठीक है। तो अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्य के लिए जो पैसा रखा हुआ है, ठीक है, धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन, इस पर कोई भी जो है टैक्स, ठीक है, वो आपको सरकार को नहीं देना पड़ेगा, ठीक। चाहे वो मंदिर के लिए रखे हों, मस्जिद के लिए रखे हों, गुरुद्वारा के लिए रखे हों, चर्च के लिए रखे हों, किसी भी चीज़ के लिए अगर धार्मिक रूप से अगर वो पैसा रखा हुआ है तो आपको उस पैसे का सरकार को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 25। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 26, ठीक। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई, ये अनुच्छेद 27 था, ठीक है, हमने गलती से इसको 25 लिख दिया। सत्ताईस और ये आ जाएगा 28, ठीक है। तो 28 क्या कहता है कि सरकारी धन से अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई भी पैसा है, पैसे से कोई भी धार्मिक संस्थान नहीं चलाए जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी धार्मिक संस्थान ये नहीं चलाए जा सकते, किससे, सरकारी
धन से। ठीक, तो आप तो कहेंगे, अगर देखिए यहीं पर बात आती है मदरसा की, ठीक है, मदरसा की आती है, संस्कृत विश्वविद्यालय की आती है कि मदरसा जो है वो सरकारी पैसे पे चलता है जबकि वो इस्लाम सिखाता है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर भाषा को दिया जाता है, ठीक है, भाषा की पढ़ाई कराई जाती है। भाषा कैसा? अरबी भाषा, ठीक है। तो अगर आप अरबी भाषा सीखना चाहते हैं तो आपको शुरुआती उसको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा? मदरसा में से, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे ही संस्कृत विश्वविद्यालय होते हैं, ठीक है, जैसे बनारस में भी हैं, ठीक। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुस्लिम कोई नहीं जाके पढ़ सकता है, वहाँ पे संस्कृत ज़्यादा पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है। तो संस्कृत क्या है? एक भाषा है। अगर संस्कृत भाषा है तो वो देववाणी है, तो उसमें देवताओं के बारे में ज़्यादा बताया जाएगा। इसी प्रकार से जो मदरसा है उसमें अरबी भाषा चलती है, ठीक है। तो अरबी भाषा चलती है, तो अरबी भाषा में क्या है कि वहाँ के जो इस्लाम धर्म की है उसकी शिक्षा उसमें दी जाएगी, कहीं ना कहीं उसका नाम जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि वो अरबी भाषा किससे संबंधित है? वही इस्लाम धर्म से ही ज़्यादा संबंधित है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे किस में? तो ये वाला अनुच्छेद समझ में आया आप लोगों को 25 से लेकर 28 तक। अब हम लोग आएंगे 29 और 30 में, ठीक। तो 29-30 में क्या कहा गया है ये पहले बताइए। 29-30 में कहा गया है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक। तो अनुच्छेद कौन सा है? 29-30, ठीक है। तो इसमें 29 में देखते हैं क्या कहता है अनुच्छेद 29। इसमें कहता है ना, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो ये समझ लीजिए कि अल्पसंख्यक क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ भारत में हम उत्तर प्रदेश से, ठीक, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर हिंदू बहुत ज़्यादा रहते हैं, जबकि अन्य धर्मों के जो रहते हैं, जो मान लीजिए सनातन धर्म वालों की संख्या ज़्यादा है, तो मुस्लिम धर्म वालों की संख्या कम होगी, ठीक है। और फिर पारसी भी कम होंगे, जितने भी अन्य धर्म वाले क्या होंगे? कम उनकी संख्या होगी, तो उन्हीं को अल्पसंख्यक कहा जाएगा, ठीक है। यही आप चले जाएंगे केरल वगैरह में, जहाँ पर मतलब कि ये मुस्लिमों को संख्या ज़्यादा है तो हिंदुओं की संख्या वहाँ पे कम होगी, तो वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक। तो यही कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में आप प्रवेश से नहीं रोक सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई मुस्लिम चाहता है कि हम टोपी लगाकर जो है कि किसी शिक्षण संस्थान में जाएं, कोचिंग पढ़ने जाएं, स्कूल पढ़ने जाएं, ट्यूशन पढ़ें, तो वहाँ पर आप उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। या तो फिर अगर आप कहीं पे अल्पसंख्यक हैं, आप जो हिंदू धर्म के हैं, अगर कहीं पे आप अल्पसंख्यक हैं, आपकी संख्या कम है, तो वहाँ पर आप टीका लगा के, ऐसा नहीं है कि जाएंगे तो वहाँ पर आपको रोक दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि लिंग और जो है कि अल्पसंख्यक उनकी भाषा और संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते, ठीक है, नहीं रोक सकते। अगर मान लीजिए कोई पगड़ी बांध के आया तो वैसा नहीं कि आप उसको निकाल देंगे क्लास से बाहर कि नहीं जाओ पगड़ी उतार के आओ, ठीक है। वो उसको धार्मिक उसको स्वतंत्रता ये मिला हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 29 हो गया, इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 30, ठीक। तो अनुच्छेद 30 में क्या बताया है ना कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा संरक्षण, ठीक है, अल्पसंख्यकों का
शिक्षा संरक्षण। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर अल्पसंख्यक आपको बहुसंख्यक में जाने के बाद वहाँ पर मतलब कि अच्छा फील नहीं कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद का संस्थान खोल सकता है, ठीक है। सरकार उसे उसके लिए धन देगी, पैसा देगी। अगर उसको जाने में दिक्कत होती है कि हाँ मतलब उसको वो एडजस्ट नहीं हो पाता है तो वो अपने कम्युनिटी के हिसाब से वो एक स्कूल विद्यालय खोल सकता है, तो उसके लिए सरकार उसकी सहायता करेगी, ठीक है। तो ये हो गया अनुच्छेद 30 तक। इसके बाद हम लोग आते हैं किस पर, 31 पर, ठीक है। 31 का नाम मैं पहले ले चुका हूँ, आप लोगों को याद है किसी को? जब अनुच्छेद 19 पढ़ा रहा था तभी उसका नाम लिया था, ठीक है। 19 में कितने भाग थे? 7 थे। अभी सबको रिवाइज करा दूंगा आप लोगों को, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, अनुच्छेद 31। तो इसमें भी क्या है, संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, और उसमें किस में था? 19 के 6वें वाले में था, ठीक है। तो इसमें कौन सी संपत्ति है? इसमें पैतृक है। पैतृक मतलब क्या है कि जो आपके पिता के द्वारा आपको मिली हुई है, ठीक है। जैसे हम सभी लोग मान लीजिए कि पिताजी की ज़मीन लेते हैं ना, तो वही चीज़ है, वो आपके पास अधिकार है। तो इस अधिकार को भी निकाल कर फेंक दिया गया। कहाँ पर निकाल के फेंका गया? 300 क में। किस आर्टिकल में? 300 के क में। और इसके लिए भी कौन सा? वही 44वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। और कौन किया था? मोरारजी देसाई ने, ठीक। फिर इसके बाद तो ये भी समझ में आया, अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं रहा, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं किस पर? अनुच्छेद 32 पर। अनुच्छेद 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो ये क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए भाई, तो इससे तो क्वेश्चन यही एक पूछता है कि मतलब संविधान के किस अनुच्छेद को अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा, ठीक है। तो संविधान की जो आत्मा है, संविधान की आत्मा, ये तो कहते हैं भाई देखिए प्रस्तावना को। किसे बोलेंगे? प्रस्तावना को। लेकिन अगर जब यही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, ठीक है, तो इन्होंने किसको संविधान की एक आत्मा माना है? तो वो माने हैं किसको? इसी आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? फिर इसके बाद इसी को एक और नाम से कहा गया है, ठीक है। इसी को संविधान का दिल भी बताए थे भीमराव अंबेडकर ने। क्या बताया? आत्मा भी बताया और संविधान का दिल भी बताया हुआ है, ठीक है। तो फिर इसके बाद आखिर में ऐसा क्या है इसमें कि इसको ऐसा बताया गया? तो एक्चुअल में जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं ना, उन सब की व्याख्या मेनली यही करता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी आपका मूल अधिकार आपसे छीन रहा है तो आप इसी आर्टिकल 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएंगे तो भाई सुप्रीम कोर्ट आपके मतलब उसके खिलाफ रीट दायर करेगा। क्या करेगा? रीट। नाम सुने होंगे, इसको बोलते हैं याचिका। क्या बोलेंगे? याचिका, ठीक। तो आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ESC, ये क्या करता है? 5 प्रकार का रीट निकालता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार के रीट, ठीक। अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट भी जो है इसके खिलाफ एक्शन लेता है। तो वो किसके कौन से अनुच्छेद के तहत लेगा? वो लेगा अनुच्छेद 226 के तहत। कौन? हाई कोर्ट, ठीक।
सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। तो 5 प्रकार के रीट ही निकालता है, ठीक। तो इसमें जो हम लोग पहला देखेंगे उसका नाम क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब हुआ कि ये देखिए स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है, ठीक है। तो यह जो जैसे मान लीजिए आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक, तो उस अधिकारी ने आपको 24 घंटे के बाद नहीं छोड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया था उसमें, ठीक है, अनुच्छेद 22 में कि आएगा जब 32 तब बताएंगे। तो आपको 24 घंटे के बाद भी नहीं छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में इस बात की अपील करेंगे, आपके पास प्रूफ रहना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद तब इसके बाद उस पर क्या लगेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सुप्रीम कोर्ट के जज कहेंगे अच्छा ऐसी बात है, तो आप उसको जो दरोगा रहेगा उसके खिलाफ क्या करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण हाइबियस कार्पस का आदेश देंगे। तो उसको क्या करेंगे कि 24 घंटे के अंदर अधिकारी को जो है कि वो आदेश दिया जाएगा और वो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है दूसरा, तो दूसरे वाले का क्या नाम है, परमादेश, ठीक, परमादेश। तो परमादेश का मतलब क्या होता है ना कि आदेश देता है। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी हुआ, ठीक है, सरकारी कर्मचारी, जैसा कि आप लोग SBI बैंक वालों से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं ना, हम भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। कभी भी आप बैंक में चले जाएंगे, कुछ भी काम रहेगा, अगर वो भले से ही वही काम करते हैं, उनसे पूछेंगे तो कहेंगे नहीं ये काम यहाँ नहीं, काउंटर 4 पे पता कीजिए, नहीं काउंटर 3 पे पता कीजिए, ठीक है। तो मतलब आप अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी हुआ, मान लीजिए कोई डॉक्टर सरकारी हुआ या तो फिर कोई चपरासी हुआ, ठीक, कोई लेखपाल मंत्री, मतलब कोई भी हुआ, तो अगर वो अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में रीट डाल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, उस पर ये परमादेश उसको जारी करेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको बुलाएगा और फिर उससे कारण वगैरह जो भी है वो पूछेगा कि भाई आप क्यों नहीं अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक, समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका तीसरा, तो 5 प्रकार के रीट जारी करता है, तो इसका हम लोग कौन सा देखेंगे, तीसरा वाला। तो इसको हम ऊपर से इरेज करके आपको बताते हैं। ठीक, तो तीसरा है अधिकार पृच्छा, अधिकार पृच्छा। अब इसका क्या मतलब हुआ ना कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई चपरासी है, कभी कभी देखते हैं ना कि डॉक्टर अगर नहीं है तो वही क्या करता है कि दवाई देने लगता है, कंपाउंडर है, कंपाउंडर ही दवाई देने लगता है, जबकि उसका काम तो ये है ही नहीं, है ना। अब झाड़ू मारने वाला आदमी जाकर दवा देगा तो कल को कुछ हो जाएगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वही ना होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो अधिकारी जिस चीज़ के लिए वहाँ पर बैठा हुआ है, सरकारी कर्मचारी, वो काम वही करेगा। अगर वो उसके अलावा वो दूसरा काम करता है तो उसके खिलाफ क्या होगा कि अधिकार पृच्छा कोवैरेंटो सुप्रीम कोर्ट लाएगी। कब लाएगी, अब वो तो सुप्रीम कोर्ट तो घूमेगी नहीं हर जगह कि हाँ भाई हम देखें कहाँ पर कौन क्या काम कर रहा है, किसका क्या काम। तो ये आपका बताना अधिकार है, ठीक है, आपको ये अधिकार मिला हुआ है, ठीक। तो आप जाकर बताएंगे कि हाँ भाई इनका ये जो है कि काम नहीं है, जो कंपाउंडर होकर दवा दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके खिलाफ आपके पास प्रूफ भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाके सिर्फ कहेंगे, आपको मार के भगा देगा वहाँ से, ठीक है। आप उसको प्रूफ दिखाएंगे तो भाई वहाँ पर उस जो कंपाउंडर है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक। तो ये हो गया अधिकार पृच्छा। इसके बाद आता है चौथा को बोलते हैं प्रतिषेध। तो ये कौन लगाता है, ये लगाती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। किस पर लगाती है, अपने निचले मतलब जितने भी ये कोर्ट है, ठीक है, क्यों उन पे लगाएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी कोर्ट जो है कि किसी भी कोर्ट का जज अगर पैसा वैसा लेकर कोई भी फैसला न्याय के खिलाफ दे देता है तो आप उसके खिलाफ क्या करते हैं कि चले जा सकते हैं, तो वो उस पर प्रतिषेध भी लगाएगा। और यहाँ पर एक और है, उसको बोलते हैं उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण।
तो ये कौन लगाता है? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पर लगाएगी? अपने से नीचे वाले न्यायालय पे, ठीक है। जब और वो कब लगाएगी? जब देखेगी कि जो है कि कानून के हिसाब से उसको सज़ा नहीं मिली है या फिर न्याय नहीं दिया गया है तब, ठीक है। तो 32 जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई। आपके अगर संविधान का कोई भी हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, ठीक है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर यही काम हाई कोर्ट में जाएंगे तो हाई कोर्ट 226 अनुच्छेद के अनुसार काम करेगा, मतलब रीट वो भी यही पांचों जारी करेगा, लेकिन उसका अनुच्छेद 226 हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का 32 होगा। तो 5 प्रकार के रीट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश जारी करेगा। परमादेश किस पे परमादेश किस पे जारी करेगा? जो सरकारी कर्मचारी है, अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो आप कह देंगे तो भाई उससे सवाल जवाब करेंगे। फिर इसके बाद तीसरा अधिकार पृष्ठा, जो आदमी जिस चीज़ के लिए पंजीकृत नहीं है, अगर वो आदमी वो काम करता है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये जो है सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि जो हाई कोर्ट है, वो अपने से निचले वाले कोर्ट को ये आदेश देती है। मान लीजिए अगर हाई कोर्ट के हिसाब से 226 में जाते हैं तो हाई कोर्ट किसको आदेश देगा? अब सुप्रीम कोर्ट को तो देगा नहीं, तो वो किसको देगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ठीक है, कि आपने ये फैसला कैसे ले लिया, ये जबकि ये कानून के खिलाफ था। जैसे मतलब वहाँ पे पूरा प्रूफ ले जाना पड़ेगा तभी ये काम हो सकता है, ठीक है। फिर तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कौन सा अनुच्छेद? 32, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अब 3 ही बचा हुआ है, जल्दी जल्दी उसको भी देख लेते हैं, ठीक। अनुच्छेद कौन कौन सा? 33, 34 और 35। फिर हमारा ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद रिवीजन भी कराऊंगा। देखिए पूरा जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा इसका पॉलिटी का और इस संविधान का, तो फिर हम आपका प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे और आपको देखना एक भी क्वेश्चन, अगर आप मेरे वीडियो से पूरा पढ़े हुए हैं तो अगर एक भी क्वेश्चन बाहर गया तो कहिएगा, और पूरा किसका PCS का क्वेश्चन पेपर हम लाएंगे आपके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा अनुच्छेद? 33, ठीक है। तो अनुच्छेद 33 क्या कहा है ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकार, संसद, ठीक। संसद जो है ना, सेना, मीडिया, गुप्तचर, इन सभी के जितने भी के मूल अधिकार को सीमित कर सकता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना कभी कभी मीडिया वाले, ठीक है, ये जो मीडिया वाले हैं ये क्या करते हैं? ज़्यादा ही मतलब कि वो ओवर एडवांस बोलने लगते हैं, ठीक है। तो इनके जो मूल अधिकार मिले हुए हैं इनको क्या कर सकते हैं? वो समाप्त किया जा सकता है। अगर पूरी तरीके समाप्त नहीं किया जाएगा लेकिन उनको मतलब कि जितना भी एडवांस बोल रहे हैं उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? 33। बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग अनुच्छेद 34 पे, ठीक। तो अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए भारत का कोई राज्य हुआ, जैसे मान लीजिए यूपी हुआ, तो यूपी का ही कोई एक छोटा सा भी जिला है या फिर छोटा सा ही क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो है सेना, ठीक है, सेना अपना एक कानून चला सकती है जिसको बोलते हैं मार्शल लॉ, ठीक है, मार्शल लॉ। अगर देखेगी यहाँ पर आतंकवादी, घुसपैठी ये सभी आ गए हैं तो इस एरिया में क्या लगा देगी? मार्शल लॉ, ठीक। तो मार्शल लॉ जैसे ही लगाएगी ना तो यहाँ पर क्या होगा कि ये लगा सकते हैं और यहाँ पर तो हम लोगों का मूल अधिकार ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और कौन सा मूल अधिकार नहीं ख़त्म होंगे? 20 और 21 वाला, याद आया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा? अनुच्छेद 35। 35 में क्या कहा गया है कि भाग 3 में दिए गए जितने भी मूल अधिकार हैं, ठीक, उनमें कभी न कभी संशोधन भविष्य में किया जा सकता है। मतलब कि जो भाग 3 में हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी ये मूल अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार, इसमें क्या किया जाता है? भविष्य में कभी भी मतलब देखेंगे तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। या तो फिर ऐसे कर सकते हैं कि इसमें जो जितने भी विधि है उसकी चर्चा की गई है, किसमें? अनुच्छेद 35 में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब जल्दी जल्दी चलिए इसको पूरा को रिवाइज करते तभी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अब एकदम आँख बंद कीजिए। अगर आपको जहाँ से भी समझ में आएगा तो थोड़ी थोड़ी मन में बोलते रहिएगा, ठीक है।
आँख बंद कीजिए सभी लोग, चलिए बोले मेरे साथ। फिर इसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए शुरू करते हैं 1 2 3। ठीक, तो मूल अधिकार, मूल अधिकार में जो है ये संविधान के कौन से भाग में है? संविधान के तीसरे भाग में है। ठीक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। ठीक, फिर इसके बाद 12 में क्या था? मूल अधिकार की परिभाषा। 13 में क्या था कि आपका मूल अधिकार तभी तक मूल अधिकार है जब तक उससे दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित ना हो जाए। ठीक है, नहीं तो आपके मूल अधिकार को वहाँ पे नष्ट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आएंगे 14 से 18। सबसे पहले अंग्रेज वाला याद कीजिए जो बताए थे कहानी। ठीक है, तो अंग्रेज क्या कहे थे कि आप समान हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो समानता का अधिकार किसमें है? 14 से लेकर 18 तक। फिर इसके बाद क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। फिर इसके बाद स्वतंत्र करने के बाद शोषण किया था, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, 2 साल शोषण किया था 23 और 24 में। फिर इसके बाद चौथा, उसके बाद क्या किया था? धार्मिक छूट दिया था, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। फिर इसके बाद शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, वो था किसमें? 29 और 30 में। फिर इसके बाद 31 में संपत्ति का अधिकार, जिसको निकाल दिया गया। फिर उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि 32 में 5 प्रकार के रीड जारी होते थे। अब इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि इसको भी रिवीजन करना, तो फिर चलिए आइए एक बार इसको भी शुरू कर देते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए 12-13 आप लोगों को बता दिए। 14 में क्या था? विधि के समक्ष कानून, मतलब कानून सबके लिए बराबर है। 15वां क्या था? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद 16वां क्या था? लोक निर्वाचन, मतलब सरकारी नौकरी की समानता थी इसमें, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया था। 17 में क्या था? अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत का अंत किया गया। फिर इसके बाद 18 में क्या था? उपाधि, जो टाइटल मिली आप लोगों को, ये नष्ट की जा सकती है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 19 में क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान का ऋण था। ठीक है, तो संविधान का ऋण था, तो इसमें भी कितने भाग थे? टोटल 7, लेकिन अब कितने? 19 में 6 भाग हैं। ठीक है, 6 भाग का मतलब 6 उसमें पार्ट बनाए गए। तो इसमें से पहला वाला कौन सा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जला सकते हैं, आरटीआई है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ये सब है। फिर इसके बाद दूसरा, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा, अब जब बिना हथियार का सभा कर रहे हैं तो तीसरा का मतलब संगठन एक बना लीजिए, तो तीसरे में यही बताया गया कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक, अगर आपका संगठन बन गया तो आप कहीं पर भी मतलब जा आ सकते हैं, मतलब इसको याद कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चौथा क्या होगा कि बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। ठीक, तो चौथा से चारों ओर, ये तो अपने से याद हो गया। 5वां में आ जाइए, किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, जाकर अगर चले गए किसी भी क्षेत्र में, आपका मन कर रहा है भारत के, तो वहाँ पर जाकर आप रह सकते हैं। फिर इसके बाद 6वां आइए, 6वें में क्या था? संपत्ति का अधिकार, जो कि अब रहा नहीं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में, इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। अब क्या है कि ये कानूनी अधिकार बन गया। अनुच्छेद किस में भेजा गया? 300 के क में। फिर इसमें 19वें का 7वां क्या था? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 20 में क्या था? 20 में भी 3 भाग थे। पहले में क्या था? एक गलती की 1 सज़ा। दूसरे में क्या था? सज़ा उस समय दी जाए जिस समय वो गुनाह किया हुआ है, अपराध किया है। तीसरा क्या था कि सजा के बाद भी उस कैदी को संरक्षित किया जाएगा। फिर इसके बाद अनुच्छेद 20 का इसमें ये बताया गया था कि कोई भी अपराधी तब तक अपराधी नहीं होगा जब तक कि उसको कोर्ट आदेश न दे दे, मतलब कोर्ट उसको साबित न कर दे। फिर इसके बाद 21 में क्या था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, फिर तो यही थे अनुच्छेद 20 और 21। इसी को इमरजेंसी के तहत रोका नहीं जा सकता, इसीलिए इसको सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। फिर आ जाइए अनुच्छेद 21 के इसी क में क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। मतलब 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तभी ये बात जोड़ी गई इसमें। फिर इसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 22 में क्या था? 3 प्रकार की स्वतंत्रता आपको। ठीक है, कौन सा? 24 घंटे के मतलब कि पहले अगर गिरफ्तार कर रहे हैं किसी को तो उसको वारंट बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। दूसरा क्या था कि 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। तीसरा क्या था कि गिरफ्तार व्यक्ति जो है वो अपने पसंद का वकील रख सकता है। ठीक है, ये चीज़ शायद आपको बताना भूल गया था, लेकिन इसी में। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग किस पे? अनुच्छेद 23 पे। तो 23 और 24 में क्या था? शोषण हुआ था। तो शोषण पहला वाला मतलब 23 वाला कौन सा था कि ज़बरदस्ती उनसे काम कराया जाता था, बिना वेतन के रखा जाता था, बेगारी कराया जाता था, लेकिन सरकार ये सब काम करा सकती है इमरजेंसी में। ठीक है, फिर 24वां क्या था?
24 से याद रखिएगा 14 वर्ष, 24 से 14 साल के बच्चों को जो है 14 से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। फिर आ जाइए 25वां, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। तो 25 में क्या था, अंतःकरण की चर्चा, यानी कि मन ही मन आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। फिर इसके बाद इसी के तहत क्या किया गया कि मुस्लिम दाढ़ी रख सकते हैं, हिंदू टीका लगा सकते हैं, सिख जो है कृपाण मतलब तलवार वगैरह रख सकते हैं। 5 चीज़ें उनको वैलिडिटी दी गई है, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 26 में आप जो है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। आप सड़क पर जो है मतलब सार्वजनिक स्थानों पर भी यज्ञ हवन, सड़क, ये सभी नमाज भी पढ़ सकते हैं, पूजा पंडाल भी लगा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है कि धार्मिक कार्य के लिए रखा गया जो पैसा है, जो धन है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 से कहता है कि सरकारी धन से चल रहा है जो संस्थान है, जो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। फिर आ जाइए 29 और 30, यानी कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें क्या कहा गया है कि 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, मतलब अल्पसंख्यक जो है वो अगर स्कूल कॉलेज कहीं पर भी अपना धार्मिक चिन्ह लेकर जाता है, मान लीजिए टोपी कोई लगा के जाता है, कोई मान लीजिए यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन है, मुस्लिम है, तो वहाँ पर अगर स्कूल में टोपी लगा के आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के जो व्यवस्थापक इस बात को रोक नहीं सकते। 30 में ही कहा गया है कि भाई अगर आप अल्पसंख्यक आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपना स्कूल खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सरकार उसके लिए पैसा देगी। इसके बाद आ जाइए अनुच्छेद 31 में बताए थे आप सभी लोगों को कि इसमें पिता की जो संपत्ति है उसका अधिकार है, आपको पिता से भी कोई संपत्ति मिली है तो उसका अधिकार है, उसको हटाया जा सकता है, और इसको हटा दिया गया, ठीक है। हटाने के बाद कौन सा संविधान संशोधन बताइए, वही 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कौन से अनुच्छेद में अब जाके है ये अनुच्छेद 300 के क में है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 32, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन और अगर केवल क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं तो प्रस्तावना, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिसाब से संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो वो कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 को, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि मूल अधिकार जितने भी हमारे 12 से 35 है, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, अनुच्छेद 32 करता है। क्यों? क्योंकि आपको किसी भी अनुच्छेद में आपको सताया जाएगा, आपका हनन किया जाएगा, तो आप आर्टिकल 32 के तहत ही आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो कौन सा अनुच्छेद लगेगा बताइए, 32, ठीक। अगर हाई कोर्ट जाएंगे तो 226, ठीक है। फिर इसके बाद जो 5 प्रकार के रीट जाएंगे तो जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट जो है पहला कौन सा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके हिसाब से बताया कि 24 घंटे के भीतर उस अधिकारी को उसको पेश किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा इसमें बताए थे परमादेश, मतलब कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ परमादेश लाया जा सकता है। फिर इसके बाद तीसरा था इसमें अधिकार परीक्षा, ठीक है। अधिकार परीक्षा में क्या था कि कोई व्यक्ति जो जिस चीज़ के लिए रजिस्टर्ड नहीं है वो दूसरा काम नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद आता है और इसके बाद आता है प्रतिषेध में क्या बताया गया है, प्रतिषेध और प्रेषण ये दोनों कहाँ लगता है, ये मतलब कि उच्च न्यायालय से निम्न न्यायालय पे लगेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट लगा रही है तो सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे के सभी कोर्ट पर ये फैसला लगा सकती है। अगर मान लीजिए कोई निचली कोर्ट का अदालत गलत फैसला सुनाया जो कि कानून संविधान के खिलाफ है तो उस पर आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर इसी के बाद हम लोग आएंगे अनुच्छेद 33 पे। तो 33 में क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकता है। फिर आएंगे अनुच्छेद 34 पे। तो 34 का मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ मतलब सेना का कानून लगाया जा सकता है। फिर इसके बाद 35 में क्या है, जो भाग 3 में जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके मूल अधिकार के लागू करने की विधि का चर्चा किया गया है, यानी कि इसी में ये भी बताया गया है कि इसमें भविष्य में कभी संशोधन आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है, ठीक है। फिर इसी 35A था, ठीक है। 35A जो था उसमें क्या था कि ये बताया गया था कि जम्मू और कश्मीर का, क्योंकि उसका संविधान तब अलग था तो उसमें ये बताया गया था ना कि जम्मू कश्मीर जो है कि वहाँ पे सिर्फ वही आदमी रह सकता है, ये सभी चीज़ें बताई गई थी। तो इसको भी आप जानते हैं 35A हटाया जा चुका है, ठीक है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसको एक बार और देख लेंगे तो आपको ये पूरा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आप सभी लोग क्या करेंगे कि इसको नोट तो कर ही लिए होंगे, ठीक। फिर इसके बाद इसको देखते रहिएगा और प्रैक्टिस सेट इससे लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग को नमस्कार।